तो आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेशनल मूवमेंट्स एंड कॉलोनाइजेशन के बारे में, तो इसी के अंतर्गत ही आता है कि ये जो नेशनल मूवमेंट है, जो दूसरे विश्व युद्ध के काल के जो भारतीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर दूसरे विश्व युद्ध के काल का प्रभाव। तो दूसरा विश्व युद्ध, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1939 में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी तक ये चला। भारत सरकार भारतीय नेताओं या केंद्रीय विधानसभा के सलाह किए बिना युद्ध में शामिल हो गई और भारत को शिष्टाचार रहित तरीके से युद्ध में घसीटने का भारतीयों ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने मांग की कि यदि भारत को शिष्टाचार रहित तरीके से युद्ध में घसीटने का ये जो था, भारतीयों ने जब विरोध किया तो कांग्रेस ने मांग की कि यदि भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए या भारतीयों के हाथों में वास्तविक शक्ति को सौंप दिया जाए तो भारत अंग्रेजों की युद्ध में सहायता कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह मानने से इनकार कर दिया और नवंबर 1939 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। भारतीय नेता तानाशाह जर्मनी के विरुद्ध लोकतांत्रिक शक्तियों की उनके संघर्ष में सहायता करने के इच्छुक थे, लेकिन यह शर्त थी कि दूसरों को उनके स्वतंत्रता संग्राम में सहायता से पहले भारत स्वतंत्र होना चाहिए। तो भारत के जो नेता थे, महात्मा गांधी और कुछ अन्य चुने हुए व्यक्तियों ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। लेकिन जब जापानियों ने बर्मा पर आक्रमण किया 8 मार्च 1942 को, तो रंगून पर अधिकार जो था ये इनका हो गया, जापानियों का। ब्रिटिश सरकार निराशा की स्थिति में अपने युद्ध के प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग चाहने लगी। तो 1942 को क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टैफर्ड क्रिप्स के अधीन एक मिशन भारत भेजा और इसने स्पष्ट कर दिया कि भारत में ब्रिटिश नीति का उपयोग भारत में जो ब्रिटिश नीति का उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके स्वशासन स्थापित करना था। और इसी के तहत ही देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो जोर पकड़ते जा रहे थे। फिर एक और लहर चली, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया और भारत के हर वर्ग के लोगों ने जो है साथ दिया इसमें। और इसी के तहत ही कांग्रेस ने अब अंग्रेज़ों से अपनी स्वतंत्रता की मांग मनवाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बम्बई में एक बैठक हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया और यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसापूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया जाए। इससे पहले कि कांग्रेस आंदोलन शुरू करती, कांग्रेस ने सरकार ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और दूसरे अन्य नेताओं को बंदी बना लिया। कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया और सारे देश में हड़तालें, प्रदर्शन इत्यादि खूब जो थे ये हुए और शीघ्र ये आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन ने टेलीग्राफ की तारों को काटा गया, रेल की लाइनों को नष्ट कर दिया गया और सरकारी इमारतों को जला दिया गया। इस तरह से विशेष तौर पर एक जांच पड़ताल के अंतर्गत एक विवरण के अनुसार 250 रेलवे स्टेशन, 500 पोस्ट ऑफिस नष्ट कर दिए गए। 150 से ऊपर पुलिस जो स्टेशन थे उन पर आक्रमण किए गए। सरकार ने जितना जल्दी हो सके इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय लिया, तो दमनकारी नीतियों को अपनाया गया। हवाई जहाज़ों से गोलियां भी चलाई गई, लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया। सेना ने कई नगरों और शहरों का कार्यभार संभाला और इसी के तहत
विशेष तौर पर जब इस तरह की अशांति फैली तो सरकार ने भी गोली इत्यादि चलाने के आदेश दे दिए। 10,000 से ऊपर जो लोग थे वो मारे गए। 3 महीनों में सरकार इस विद्रोह को दबाने में सफल हुई। फिर इसी बीच समय के दौरान एक और जो थे ये विशेष तौर पर ये कहा जाता है कि इसी समय के दौरान ये जो आंदोलन चला, लेकिन ये आंदोलन जो था ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया और 10,000 से ऊपर लोग मारे गए। इसी समय के दौरान एक फ़ौज जिसको कि कहा जाता है आज़ाद हिंद फ़ौज भी अस्तित्व में आई। 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से ये भाग गए और किसी तरह पहले जर्मनी और फिर रूस पहुँचे क्योंकि इनको नज़रबंद किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा घर पर ही इनकी गतिविधियों के कारण। 1943 में ये जापान और वहाँ से जापानियों की सहायता से ब्रिटेन इस सहायता से जो है ये कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र सेना का इन्होंने गठन किया और भारत में उसे महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए अहिंसा के तरीकों पर उन्हें विश्वास नहीं था, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अलग राजनीतिक दल बनाया। और अब उसने जापानियों की सहायता से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया ताकि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक सैनिक अभियान चलाया जा सके। तो इस तरह से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो सेना थी जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की और इस तरह से 1947 में, हालांकि नेताजी की 1945 में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन आगे चलकर 1947 में जो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है इन्हीं प्रयत्न करता के फलस्वरूप या फिर गांधी जी के आंदोलनों के फलस्वरूप भारत जो था ये आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हो गया। नेक्स्ट लेंगे एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, निवेशवादी और साम्राज्यवादी सुव्यवस्था का विघटन। ये जो व्यवस्था थी उपनिवेशवाद की, इसका जो है बाद में पतन हो गया। तो पहला कारण साम्राज्यवादी शक्तियों का दुर्बल हो जाना। जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी जैसे इंग्लैंड थी, उसके साथ ही देश थे, ये दुर्बल हो गए और इनके अधीन जो शक्तियाँ थी वो स्वतंत्र होती चली गई। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र का योगदान। संयुक्त राष्ट्र का जो योगदान है उसके फलस्वरूप भी जो साम्राज्य जिसके अंतर्गत भी विशेष तौर पर साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद का अंत हुआ। फिर तानाशाही शक्तियों की पराजय। तानाशाही शक्तियाँ कौन थी? इंग्लैंड और इटली और साथ ही साथ जर्मनी, तो उनकी भी हार हुई। फिर प्रेस और जनमत का योगदान। प्रेस और जनमत ने भी भरपूर जो थी अपनी भूमिका निभाई और इसके कारण भी साम्राज्यवाद का अंत हुआ। फिर है एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन। इसके पश्चात जो है एशिया और अफ्रीका के जो देश यूरोपियन राष्ट्रों के अधीन थे उनके द्वारा कई प्रकार के जो आंदोलन थे ये चलाए गए। अब नेक्स्ट इसी के साथ साथ एशिया और अफ्रीका में जो स्वतंत्रता आंदोलन थे इनको बढ़ावा मिला और आगे चलकर यहाँ के बहुत से जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए। तो इतना ही ये थे नेशनल मूवमेंट्स एंड डी कॉलोनाइजेशन और किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन चले और किस तरह से जो साम्राज्यवाद है या फिर उपनिवेशवाद है उसका अंत हुआ। तो इतना ही।